मैं आपको वापस एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। सो माय नेम इज शशांक रामरिया एंड आई हैव अटेन्ड दिस ईयर्स रैंक एज अ रैंक 972 in this year's UPSC, and this was my fourth attempt. And my optional is anthropology, and मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 2021 से। एंड आफ्टर दैट मैंने 3 मेंस लिखे, एंड एक में मेरा सीसेट क्लियर नहीं हो पाया था 2022 वाले अटेम्प्ट में, बट मैंने 3 प्रीलिम्स के बाद 3 मेंस भी लिखे, बट दिस वाज माय थर्ड मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू। एंड या, दिस इज माय होल जर्नी। पहली तो अपना लिस्ट में नाम देखकर बहुत ज़्यादा खुश था कि इतना ग्रेटफुल फील हुआ कि इतने साल से ट्राई कर रहा हूँ कि लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। बहुत सारे अपने दोस्तों का नाम भी देख लिया, बहुत सारे लोगों का नाम देख लिया, अपना नाम नहीं देखा। तो वो देख के बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील हो रहा है अभी तो, और बहुत रिलीफ भी फील हो रहा है। ऑल्दो मैं अपनी रैंक और इम्प्रूव करने की सोचूंगा आगे, बट या अभी तो बहुत रिलीफ फील हो रहा है। राइट, मुझे आई थिंक मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उन सब क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। देन जो मुझे कमेंट में आंसर्स क्वेश्चंस दिख रहे हैं उसके मैं आंसर्स करता हूँ आपको। ठीक है, तो फर्स्ट इज मेरा परिचय जो मैंने अपना दे दिया। तो आप, मैं अपने यूपीएससी जर्नी के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। मैं यही बताऊंगा कि बेसिकली मैंने 2015 से 2019 आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग करा। 2019 में मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया मैकेनिकल में। देन फिर मैं ओयो वेडिंग्स करके एक कंपनी है, वहाँ पे मैंने 1 साल काम भी किया। देन आफ्टर 2020 जब कोविड लॉकडाउन लग गया, तब मैं और मेरी फ्रेंड है, हम दोनों ने डिसाइड किया कि यार अभी तो टाइम है, और हमने सोचा भी था कभी ना कभी कि एक बार दे सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम जब हमें दे देना चाहिए। तो हमने तब आई थिंक 2020 मई से कहीं ना कहीं पेपर प्रिपरेशन स्टार्ट करी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि ये उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि सबसे पहले ऑप्शनल क्या डिसाइड करना है, उसके लिए हमने थोड़ा टाइम लिया। हमने, हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे, हमने अपने, जैसे केमिस्ट्री था क्योंकि हमारा, हमने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था हमारा, और एंथ्रोपोलॉजी इसलिए हमें पता चल रहा था क्योंकि हमें टॉपर से, हमारे जो कुछ उस साल के टॉपर्स थे जो आईआईटी से ही थे, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी लिया था। और उस समय ये ऐसे कहीं ना कहीं एक मिथ चलता था कि सिलेबस छोटा होता है, जो आई थिंक बहुत बड़ा मिथ होता है एंथ्रोपोलॉजी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर ऑप्शनल को आप अच्छे से टाइम दें और कंप्लीट करें अच्छे से, तभी ही मार्क्स आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। तो या, तब से मैंने अपना प्रिपरेशन कहीं न कहीं हम दोनों ने स्टार्ट किया। एंड धीरे-धीरे करके 4 अटेम्प्ट लेके कुछ-कुछ रीज़न्स के कारण नहीं हो पा रहा था। कभी प्रीलिम्स हो गया लेकिन उसका मेंस नहीं हो पा रहा था, ऑब्वियसली प्रिपरेशन में थोड़ी कमी थी। 2021 में, 2021, 22 में, 23 में, देन फाइनली 24 में हो गया। तो वो मेरी जर्नी थी जो थोड़ा मैंने पहले भी बता दिया था। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़, मेरे को जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। यही आई थिंक सबको ही बहुत अच्छा लगता है कि लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ रहती है, और वी आर रिलीव्ड डेफिनिटली। सिलेक्शन के बाद मेरा पहला रिएक्शन कैसा था, तो थोड़ा शॉक्ड, कि पहले तो रिलीफ, देन एट द सेम टाइम शॉक्ड कि यार हाँ, हो सकता है थोड़ा अच्छी रैंक भी आ सकती थी। क्योंकि पहले तो ऐसा लगता है कि लिस्ट में नाम आ जाए, देन लिस्ट में नाम आने के बाद ऐसा लगता है कि यार हाँ, थोड़ा ऊपर भी रैंक आ सकती है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता था। बट ठीक है, जो है लिस्ट में भी नाम आ रहा है वो भी ठीक है, और क्या। सक्सेस का क्रेडिट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरी फ्रेंड है। हम दोनों ने एक्चुअली में साथ में प्रिपरेशन करी है, और उसने 2023 में ही रैंक ले आई थी। बट स्टिल उसने मेरे साथ इस साल और एक और बार एग्ज़ाम दिया, क्योंकि उसने ऑब्वियसली उसको रैंक इम्प्रूवमेंट करना था, और उसने मेरे को सपोर्ट भी दिया। डेफ़िनिटली पेरेंट्स तो हमेशा ही रहते हैं, पेरेंट्स तो हमेशा सपोर्ट करते ही हैं, और उनका उनका सपोर्ट, हमारे मेरे रिलेटिव्स सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट उन्होंने हमेशा ही बोला कि अरे तू कर लेगा, और आई थिंक वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब आपको कॉन्फिडेंस रहता है किसी के ऊपर, तो आप धीरे-धीरे, प्रेशर भी रहता है एट द सेम टाइम, बट कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप आई थिंक निकाल लेते हो। एंड या, ओके, तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स से ही स्टार्ट करता हूँ, जीएस एंड सीसैट, जो कुछ क्वेश्चंस तो रहते ही हैं हमेशा। तो सबसे पहले मैं जीएस का बताता हूँ। तो आई थिंक मेरा प्रीलिम्स हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, स्पेशली उसमें जीएस, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट से ही मेरे को कहीं न कहीं एक फूल प्रूफ मैंने एक स्ट्रैटेजी बना ली थी प्रीलिम्स में कि कैसे करना है, क्योंकि उसके कारण मेरा हर साल जीएस तो क्रैक हो ही रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो आई थिंक उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि यही जो सबसे बोलते हैं कि बेसिक बुक्स करिए, बेसिक बुक्स तो आपको करना ही है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम करिए आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है? अब इकोनॉमी के लिए, अब जैसे इकोनॉमी के लिए मैंने स्पेसिफिकली मृणाल सर को फॉलो किया था उनका, क्योंकि मुझे मृणाल सर, इकोनॉमी उससे पहले ज़ीरो आती थी, बट मैंने उनसे पूरा ही समझा कैसे होता है, बेसिक इकोनॉमी समझी,
तो आई थिंक वो वीडियोज़ मैंने जो सुने थे 2021 में, वो वीडियोज़ अभी भी मेरे कहीं न कहीं दिमाग में रहते हैं और कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया उस समय। तो आई थिंक इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड वो मैंने मृणाल सर से कर दिया था। ज्योग्राफी के लिए हमेशा जो बोलते हैं एनसीईआरटी, तो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी करिए। वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है, मतलब आप अगर एक बार उसको अच्छे से करेंगे तो अच्छा है। एक और है उनके साथ, मैं जब एनसीईआरटी करता था ज्योग्राफी में, तो एक अमित सेन गुप्ता सर का एक वीडियो होता था। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, उनका बहुत ऐसे एनिमेशन बेस्ड पूरा ज्योग्राफी को समझाते थे, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे स्पेशली। वो भी कहीं न कहीं आई थिंक हेल्प करता है आपको, जो आपने देखा हुआ रहता है उससे आपको बहुत हेल्प करता है। आप चीज़ें समझते अच्छे से हो, आसानी से समझ पाते हो, आपको विजुअलाइज़ेशन बहुत अच्छे से रहता है, तो डेफ़िनिटली हेल्प करता है। तो या एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी उस समय हमने प्रतीक सर हैं, अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, उस समय वो उनसे हमने एक कोर्स ले लिया था। उनका बहुत अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि वो पूरी स्टोरी की तरह पढ़ाते हैं। तो आपको स्टोरी की तरह याद रह जाती है चीज़ें। फिर आप ऑब्वियसली जो छोटी-छोटी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो आप फिल इन कर देते हैं। तो वो भी हमें बहुत हेल्प किया था। तो इस तरीके से कहीं न कहीं हमने बेसिक जो था हमारा, हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया। अलग-अलग सोर्स लेकर, जहाँ-जहाँ हमें लगा कि यार हमें ये अच्छे से आ सकता है, हमें इससे अच्छे से समझ में आ रहा है। तो बेसिक फाउंडेशन हमने अच्छे से कर लिया था। डेफ़िनिटली उसके बाद साइंस एंड टेक रहता है, उसका हमने क्योंकि हमने विज़न में फाउंडेशन कोर्स लिया था, तो हमने उसमें भी अच्छे से साइंस एंड टेक और अदर जो मेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी पढ़ ही लिया था। साइंस एंड टेक हो गया, देन इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, देन आपका गवर्नेंस हो गया, जो स्पेसिफिकली फॉर मेंस होता है। तो वो हमने अच्छे से कर लिया था। प्रीलिम्स का हमने कहीं न कहीं और अच्छा, मतलब आई थिंक बेसिक्स तो सब करते ही है। डिफरेंस आई थिंक आता है किसी का निकलने का, किसी का नहीं निकलने का, वो आपका आता है पीवाईक्यूज़ पे। और पीवाईक्यूज़ आई थिंक हर टॉपर यही बोलेगा आपको, क्योंकि आई थिंक उसके अलावा कोई, मतलब अगर आप वो कर रहे हो तो आप निकालेंगे निकालेंगे डेफिनिटली। और पीवाईक्यूज़ को आप ऐसे मतलब कि मतलब घोट लीजिए उसको, ऐसा है कि अगर आप 10-15 साल के पीछे के क्वेश्चंस तो आपको आना ही आना चाहिए। आपने क्वेश्चन देखा, आपको याद हो जाना चाहिए कि अच्छा भाई इसका आंसर तो यही होगा। और एट द सेम टाइम जो ऑप्शन जिसका आंसर नहीं पता है आपको, वो जो ऑप्शंस हैं उसको अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस करिए। और इन डेप्थ भी ऐसा मत करिए कि बहुत डिटेल में चले जाइए, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक बार उसका विकिपीडिया देख लीजिए। अगर कोई नेहरू जी का कोई एक बार कभी क्वेश्चन आया था कि सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन किनका है, तो उसमें महात्मा गांधी जी ऑप्शन थे और भी 3-4 ऑप्शन थे, तो उनके बारे में एक बार विकी पढ़ लीजिए। उनकी कोई बुक है, कोई वो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ लिखा है, तो उनके बारे में पढ़ लीजिए, क्या पता अगली बार वो पूछ लें। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पीवाईक्यूज़ बहुत अच्छे से करना है, पीवाईक्यूज़ को अच्छे से डिटेल में जानना है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि आप अगर 2020 2011 से लेकर 2024 तक तो आपको जाना ही जाना है। आप पीछे भी जा सकते हैं, स्पेशली आप ज्योग्राफी में जा सकते हैं, आप हिस्ट्री में जा सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक टॉपिक्स हैं और जितना आप पीछे जाएँगे आप कहीं न कहीं पीवाईक्यू यूपीएससी के और थीम्स को समझ पाएँगे, क्योंकि पीवाईक्यूज़ में आप जितना ज़्यादा पीवाईक्यूज़ लगाते हैं, आपको समझ में आता है कि कुछ थीम्स है जिस पे यूपीएससी बार-बार क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे हिस्ट्री में आपको पता ही चल जाएगा कि भक्ति सूफी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे। आपको जैनिज़्म, बुद्धिज़्म आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको स्पेशली अगर कोई किंगडम को पढ़ना है तो विजयनगर किंगडम को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से डिटेल में जानिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ये थीम्स होती है कहीं न कहीं यूपीएससी की, जो आपको पता चलती है। तो ये थीम्स आपको यूपीवाईक्यू से ही पता चलेगा। तो अगर अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जैसे आज 2 मई है और 25 मई को एग्ज़ाम है, तो अभी अभी तो आपको जितना भी आपने पढ़ा है स्टैटिक पढ़ लिया, अब आप सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ के थ्रू ही स्टैटिक रिवाइज़ करिए। करंट पे फ़ोकस मत करिए, क्योंकि करंट से सिर्फ़ कॉन्फिडेंस आपको उतना आएगा नहीं, स्टैटिक से कॉन्फिडेंस आता है और पीवाईक्यू से भी कॉन्फिडेंस आता है। तो आई थिंक उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आई थिंक अच्छे से करिए पीवाईक्यूज़ को, और वो निकालने के लिए बहुत हेल्प करेगा आपको। ये होता है आपका जीएस वाला फंडा, जो मैं बोलूँगा ब्रॉडली यही है। और आपका सीसैट में मेरे को लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैंने आई थिंक मेरा, क्योंकि मैंने सीसैट 1 साल नहीं निकाला, तो मैं आई थिंक और अच्छे से आपको बता सकता हूँ। डिस्पाइट हैविंग आईआईटी बैकग्राउंड और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मुझे मेरा सीसैट नहीं निकला था 2022 में। तो उसमें बहुत मेजर रीज़न ये था कहीं न कहीं कि मैं सीसैट को अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। मैं सोचता था कि भाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो क्वांट रहेगा वो कर लेंगे, लॉजिकल रीज़निंग रहेगा वो कर लेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने 2021 में करा, तो वो आराम से हो गया। पर 2022 में कहीं न कहीं मैं थोड़ा पैनिक कर गया, प्रेशर में आ गया। मैंने बहुत बेसिक सिली मिस्टेक्स करे क्वांट में डेफिनिटली, बट उसके लिए मेरे पास कुशन होना चाहिए था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जो मेरे पास था नहीं, क्योंकि मैंने कभी उसको किया नहीं कि सही कैसे करते ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ फिर मैंने सॉल्व करी 2023 में। इसमें भी मैं यही बोलूँगा, सीसैट में अगर आपको जाना है, देखिए इसमें एक रहता है कि आपका या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होगा या तो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होगा। तो जैसे एक कमेंट में पूछा भी है कि नॉन मैथ बैकग्राउंड के लिए क्या कैसे करेंगे आप सीसैट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, जो आई थिंक इतने आजकल यूट्यूब में फ्री मटेरियल बहुत सारा होता है। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के, स्पेशली क्वांट में ज़रूरत पड़ती है, लॉजिकल रीज़निंग में ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसको देखिए। और एट द सेम टाइम आप
पीवाईक्यूज का पूरा कंपाइलेशन निकालिए, उसमें भी आप 2015 से या 2012 से निकाल सकते हैं, 2013 से निकाल सकते हैं, जब से सीसैट स्टार्ट हुआ, मतलब जब से डिवाइड किया गया। तो वो 2013 से लेकर आप पूरा पीवाईक्यूज लगाते जाइए उसका भी। तो उसमें भी आपको क्वांट के आपको समझ में आएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। तो जिनका नॉन मैथ बैकग्राउंड है, तो आपको बहुत कैट लेवल तक भी नहीं जाना है, लेकिन आपको समझ में आएगा पीवाईक्यू से कि किस लेवल तक आपको चलना है और किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं और कैसे आपको टैकल करना है एग्जाम डे पे। क्योंकि एग्जाम डे पे अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से कर रहे थे तो आप टैकल करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपको आ जाएगा। चाहे पेपर कैसा भी है, 2023 का है, 2022 का, जिस टाइप का पेपर आया था 2023 में पेपर सीसैट का, वो उसको भी आप टैकल कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया क्वांट के लिए स्पेशली और लॉजिकल रीजनिंग के लिए, और अपना पीवाईक्यू किया हुआ अच्छे से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैं आपको थोड़ा एक अलग स्ट्रैटेजी बताऊंगा, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि मोस्टली जो मैंने किया था, इसका सबसे अच्छा मेथड है कि आप 30 टू 40 मिनट्स का लीजिए, टाइमर लगाइए, और उसमें सिर्फ पीवाईक्यू, आपको कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई और कहीं का करने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑफिशियल आंसर की यूपीएससी का निकालिए और पीवाईक्यू का आप निकालिए। आप 40 मिनट्स का लीजिए और उस साल, जैसे लेट सपोज आपने 2024 का लिया, तो 2024 में सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 40 मिनट्स में कवर करने का ट्राई करिए। और जितने क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैक्सिमम 27 से 28 क्वेश्चन आते हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि you should complete those 27 questions, और you should see कि ये 27 questions मैंने एक बार देख लिए within 30 to 40 मिनट, ताकि आप 1 hour 20 मिनट्स आप क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग में दे सकते हैं। उससे आपका ब्रेन बहुत अच्छे से डिवाइड कर लेगा काम को, और आप बहुत अच्छे से, आपको पता चल जाएगा कि इस चीज में मुझे कॉम्प्रिहेंशन में इतने सही करने हैं और क्वांट और रीडिंग सॉरी लॉजिकल रीजनिंग में इतने सही करने हैं। तो आप कैलकुलेट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैं यही कर रहा था, 40 मिनट्स लेता था आराम से, उसको लगाता था, और मैं पूरे पीवाईक्यू, मतलब जितना आई थिंक 2016 से स्टार्ट किया, 2016, 17, 18, 19, 20 सभी साल के लगाए मैंने, और सिर्फ पीवाईक्यू से लगाया। उससे धीरे-धीरे मुझे समझ में आने लगा कि अच्छा इस टाइप का आपको साइकी समझ में आएगी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यूपीएससी और क्या आंसर देता है यूपीएससी। उसमें भी ऐसा होता है कि एक्सट्रीम आंसर यूपीएससी नहीं देगा। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सट्रीम आंसर आप आराम से हटा सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैंने ये भी एक और स्ट्रेटजी चेंज करी थी कि पहले मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ता था। अगली बार मैंने चेंज क्या कर दिया कि अब मैं सीधा ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ पहले, कि भाई ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको तो आप हटा दो, ये तो यूपीएससी आंसर देगा ही नहीं। तो एक दो स्टेटमेंट तो ऐसे ही हट गए, फिर आप कॉम्प्रिहेंशन में जाओ। इससे एक तो क्वेश्चन से आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये क्वेश्चन किस बारे में है, कंटेक्स्ट क्या है इस क्वेश्चन का। तो आपको उसके बाद अगर आप एक बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे तो आई थिंक आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कॉम्प्रिहेंशन को। फिर आप वापस क्वेश्चन पे आइए और उसके स्टेटमेंट पढ़िए, तो आई थिंक ज्यादा चांसेस होंगे सही होने के। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए सीसैट के लिए और जीएस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। एंड हेलो हेलो है, इसमें बीच बीच में लोग हेलो हेलो बोल रहे हैं। ओके, सो ये हो गया प्रीलिम्स का मेजरली। अब मैं मेंस में आता हूँ। हाँ, मेंस का भी अब मैं ऑब्वियसली इसमें भी धीरे धीरे एक एक करके बताता हूँ। पहले ऐसे होगा, फिर जीएस 1 2 3 4 बताऊंगा, फिर अपना ऑप्शनल पे जाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंस का सबसे बेसिक फंडा ये है कि अगर आपको मेंस निकालना है या फाइनल रिजल्ट पे आना है नाम आपका, चाहिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे या सेकंड अटेम्प्ट, जब भी जिस अटेम्प्ट में चाहिए, आप सबसे पहले प्रीलिम्स के पहले मेंस रेडी 80 टू 90% हो जाइए। और उसका मतलब ये होता है कि आपका ऑप्शनल एक बार अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, आपका ऑप्शनल नहीं छूटना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऑप्शनल छोड़ दिया है। देयर आर वेरी फ्यू केसेस जो प्रीलिम्स के बाद भी ऑप्शनल पढ़ते हैं और क्रैक कर लेते हैं, बट वो एक्सेप्शंस है, तो अपन को एक्सेप्शंस में नहीं रहना, अपन को बेसिक पहले ऑप्शनल अच्छे से कवर करना है। एंड ऑप्शनल कवर करिए अच्छे, मतलब जहाँ पे आपको ऑप्शन ए टू जेड अच्छे से कवर किया हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं-कहीं आपका मतलब छूट गया, कुछ टॉपिक ही आपने छोड़ दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप लूप होल कवर कर लीजिए अच्छे से, ताकि वो अगर एक बार छूट गया, तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लमैटिक, क्या पता वो क्वेश्चन ही बार-बार पूछ रहा हो। तो उसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शनल को ए टू जेड अच्छे से कवर करिए। एंड ऑब्वियसली उसके कुछ पीवाईक्यू, उसके भी मैं यही बोलूँगा कि एट द एंड सब में पीवाईक्यूज़ तो एप्लीकेबल ही है। उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाले थीम्स पे या टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, उसके ज़्यादा अच्छे। जैसे अगर मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, मैंने ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड मतलब ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल है, एंथ्रोपोलॉजी, तो उसमें आपको थिंकर्स कोट करना पड़ता है बहुत सारे। तो थिंकर्स आपको पता चलना चाहिए कि इस टॉपिक के स्पेसिफिक टॉपिक के आपके थिंकर ज़्यादा नाम रहने चाहिए। जैसे कि अगर वो, उससे क्या होता है कि आपको एग्जाम के दिन आपको हेल्प करेगा, तो उसके आपके अच्छे नोट्स रहेंगे, तो आप आंसर ज़्यादा अच्छे लिखेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये ब्रॉडली मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका मेंस रेडी होना चाहिए बिफोर प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अगर आपने एक बार बेसिक कंटेंट, बेसिक कोर्स एक बार कंप्लीट कर लिया, फाउंडेशन कोर्स ले लिया, हो गया आपका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब 3 महीने में आपको क्या करना है। तो अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंस जो होता है, वो बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट का गेम है 3 महीने।
क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया तो वहाँ पर आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी क्योंकि बहुत सारे कोर्स बहुत क्योंकि आपके पास प्रीलिम्स तो ऐसा है कि आप बाद में भी 5 महीने लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन मेंस आपका फिक्स टाइम, आपको 3 महीने में ही करना पड़ेगा। कितनी बार भी आपने रिवाइज़ कर लिया हो, लेकिन आपने प्रीलिम्स पढ़ा होगा तो आपको वापस मेंस का पढ़ाई करना पड़ेगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि 3 महीने मैनेज कैसे करना है। तो उसका बहुत अच्छी चीज़ ये रहती है कि अगर आप ऐसे करिए कि आपके नोट्स बने रहेंगे, तो आप सबसे पहले नोट्स में जो जितने आपके बेसिक नोट्स हैं, उससे आप सीधा टॉपर्स की कॉपी उठाइए और वो पीवाईक्यूज़ के थीम पे अगर बेस्ड है वो मतलब आप ऐसे स्पेसिफिक थीम पे ही क्वेश्चन टॉपर्स के उठाइए जो रिपीटेड थीम्स है, उसके आप आंसर लिखिए। उससे 2 फ़ायदा होगा। एक तो आपने वो थीम कवर कर लिया, रिवाइज़ कर लिया। दूसरा आपको समझ में आएगा कि मैंने जो आंसर लिखा है, टॉपर्स ने ऐसे आंसर लिखा है। वो दोनों में उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, किस तरीके से लिखना होता है, क्या फ्लो होता है, क्या कंटेंट डालना होता है। उतना ही कंटेंट मेरे पास है, पर इस बंदे ने कैसे डाला है, क्योंकि लिमिटेड कंटेंट ही होता है सबके पास। जो टॉपर्स होते हैं मेजरली लिमिटेड कंटेंट पे ही चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि रिवीजन अच्छे से कर पाएँगे। तो आपका काम यही है कि जो टॉपर्स से जो भी अच्छी चीज़ें मिल रही है, ब्राउनी पॉइंट्स वो उठाइए, ठीक है? और क्या फ्लो है वो समझिए और वो आप अपने आंसर में इमिलेट करने का ट्राई करिए। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास नोट्स उतने अच्छे नहीं बने हुए थे। मेरे को उस समय नोट्स ही बनाना था और मेरे को आंसर्स भी लिखने थे। तो मैं ये करता था कि क्योंकि मेरी फ्रेंड थी और उसने पूरा प्रिपरेशन में साथ दिया, तो वो पूरा नोट्स बनाने में हेल्प करती थी एंड उसने नोट्स बना-बना के मुझे दिए। मैं मेजरली आंसर्स लिखता था और ट्राई करता कि टॉपर्स की कॉपी को देखूँ और उन्हीं के आंसर्स लिखा था, जिससे मुझे बहुत हेल्प होती थी। और उसी से के कारण ही आई थिंक मैंने कम आंसर्स लिखे थे, बट मुझे पता चल गया था कि इस तरीके से लिखा जाता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आई थिंक इस पूरे एग्ज़ाम की जर्नी में कि आप लिख कैसे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बहुत मैटर करता है। जो आई थिंक ऑब्वियसली ओवर द टाइम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट में जब मेंस लिखा, तब मैंने उसमें भी और इम्प्रूवमेंट किया क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जीएस 3 और जीएस 1 में फोकस ही नहीं किया था। मेरा फोकस जीएस 2 और 3 में हुआ था वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसी के नोट्स बनाए थे, वो भी मैंने नहीं बनाए थे। तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी उसमें भी। क्योंकि मैं वैसे ही बोला कि क्योंकि नोट्स आपके अच्छे बने रहेंगे तभी ये फ़ायदा होता है। तो मैंने जीएस 1 के नोट्स बनाए फिर बाद में प्री और मेंस के बीच, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट किया। उसमें आई थिंक शिवन सर का जो रहता है कोर्स वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा कोर्स है उनका, जिसमें आप कर सकते हैं। उनका जीएस 3 का भी अच्छा कोर्स है, राइट स्मार्ट का कोर्स होता है वरुण जैन सर का, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो वो सब आप करिए, बहुत मतलब आपको फ़ायदा होगा उसमें। प्रीलिम्स और मेंस में तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उससे आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, आपका कंटेंट हो जाएगा, आपका किस तरीके से आंसर लिखना है वो भी आपका कवर कर हो जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है इसमें। 4 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले तो एग्ज़ाम्पल्स पहले तो आप बेसिक फाउंडेशन जो आपका हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप उसके क्योंकि 4 में बहुत मैटर करता है आपके पास एग्ज़ाम्पल्स कितने अच्छे हैं, आप कितने ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स कोट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल्स कोट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो रेगुलरली न्यूज़पेपर में जो आ रहा है वो आप ऐड करते रहिए, कहीं-कहीं एग्ज़ाम्पल यूज़ होते रहते हैं और टॉपर्स इतने सारे जैसे शुभम कुमार सर का हमने चैनल देखा था, उसमें उन्होंने डाला था, तो बहुत वो उनका बहुत अच्छा था और हम तो उनको ही यूज़ करते थे, उसमें एग्ज़ाम्पल्स डले हुए थे, तो हम उसी को फ़ॉलो करते थे। तो सही है, मतलब वो बहुत फ़ायदा करा था उसमें। तो जीएस 4 में तो मैं यही बोलूँगा उसमें आंसर लिखिए, क्योंकि जीएस 4 में पेपर कंप्लीशन बहुत मेजर टास्क होता है। उसमें तो आप आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, उसमें भी सेम टॉपर्स की कॉपी उठाइए, उसमें से ही आंसर लिखिए, उसी से ही आपको फ़ायदा होगा और आपको सबसे पहला टास्क मेंस में यही है एग्जाम के दिन कि आप पेपर कंप्लीट करके आइए। कंटेंट आप ओवर द टाइम डेवलप कर रहे हो और आपने अगर आप टॉपर्स की कॉपी से आंसर्स लिखे तो आपको समझ में आया किस तरीके से आपको लिखना होता है। ऑब्वियसली अगर आपके पास टाइम है तो आप और पेपर दीजिए और अगर कोई टेस्ट सीरीज जॉइन करे और टेस्ट सीरीज भी दीजिए। बट आई थिंक ज़्यादा इफेक्टिव ये रहेगा कि आप खुद की अगर क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि आपने आपकी कॉपी डाली लेकिन वो कोई और चेक कर रहा है जो कि हो सकता है इतना सही से चेक ना कर पाए। हो सकता है आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को आंसर मार्क्स दे पाएँगे क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आई थिंक उस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप खुद की एनालिसिस खुद करिए इसमें स्पेशली मेंस और वो ऐसे में भी है जीएस 1, 2, 3, 4 में भी है, ऑप्शनल में भी है। एंड या ऑप्शनल के लिए तो मैं यही बोलूँगा ऑप्शनल में मेरा आई थिंक थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़े पुअर स्कोर ही रहे थे। मेरा पहला अटेम्प्ट में कम स्कोर रहा था। सेकंड में भी कम रहा था, रीज़न बीइंग क्योंकि मैंने पहले अटेम्प्ट में तो आई थिंक बहुत मेजर इश्यू था कि मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था एंड मैंने सिर्फ अक्षर जैन सर की बुक उठाई, उसको पढ़ लिया, जो कि बिल्कुल गलत मेथड होता है। मुझे बाद में समझ में आया कि सिर्फ इससे नहीं होता है, आपको पूरा अच्छे से समझना होता है कि कॉन्सेप्ट है क्या। इसलिए बोला कि एंथ्रोपोलॉजी छोटा कोर्स नहीं है बिल्कुल, छोटा सिलेबस नहीं होता एंथ्रोपोलॉजी का। उसका उसको भी आपको काफ़ी सफिशिएंट टाइम देना पड़ता है, आपको अच्छे से डिटेल में जाना पड़ता है। वो चीज़ आई थिंक मैंने 2022 में जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तब मैं और सानिया ने मिलके बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करी उस पे और बहुत अच्छे से नोट्स बनाए
और वो आई थिंक हमें कहीं न कहीं बहुत फ़ायदा किया आगे अटेम्प्ट में, क्योंकि वही था जो हमने बाद में फिर नोट्स नहीं बनाए। वो जो नोट्स हमने 2022 में बनाए, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा एडिशंस चलता था बस, थोड़ा ऊपर-नीचे चलता था, मेजर नोट्स तो वही। तो ऑप्शनल में डेफिनिटली आपको नोट्स मैटर करता है, कंटेंट मैटर करता है, एंड एट द सेम टाइम आपको राइटिंग और आपकी स्पीड भी मैटर करेगी, क्योंकि ऑप्शनल जैसे एंथ्रोपोलॉजी स्पेसिफिकली बताऊँ तो पेपर कंप्लीशन में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उसके लिए मैंने बहुत बहुत मेहनत की थी। या करणदीप सर का उसमें बहुत ज़्यादा रोल था इस वाले अटेम्प्ट में 2024 में, क्योंकि उससे पहले मैंने नहीं लिया था। तो करणदीप सर का मैं ये बोलूँगा कि हमने टेस्ट सीरीज़ ली थी इस बार, और हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है, बट उन्होंने एक फंडा बोला था। उन्होंने बोला था, उनके पास हम एक बार मिलने गए थे, तो उन्होंने बोला था कि यार तुम अगर नहीं लिख पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मेरा पूरा वीडियो देखो। तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक के, अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक में अगर उन्होंने क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक के पूरा ही बता दिया, उसमें इतने सारे थीम्स, इतने सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। अगर आप एक बार पूरा सुन के वापस एक बार वापस आप आंसर लिखने का ट्राई करोगे, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो हमने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी इस बार। उससे आई थिंक हमें बहुत फायदा हुआ, उससे आई थिंक कॉन्फिडेंस भी रहा, क्योंकि मुझे जब 2023 में मैं जब मेंस लिख रहा था या एंथ्रोपोलॉजी जब पढ़ रहा था, तब मुझे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे अप्रोच करूँगा इस एग्जाम को। और वो चीज़ मुझे 2024 में इसलिए कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी जो करणदीप सर ने बोला कि भाई तुम बैक पढ़ लो, पहले देख लो, वीडियो देख लो पूरा, उसके बाद आंसर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एट द एंड तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तुम आंसर लिख पा रहे हो, तुम्हें वही जाकर रिपीट करके आना है। क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड तो बहुत सारा पेपर बहुत ज़्यादा ही आता है पेपर। इस बार नहीं आया पेपर 2, बट मोस्टली आते ही है। तो पर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करा हमें इस अटेम्प्ट में स्पेशली। तो वो तो बहुत ही अच्छा आई थिंक ये अप्रोच कर सकता है कोई इंसान, अगर किसी को करना है तो। ऑल्सो मैं ये बोलूँगा कि एक चीज़ मैं बता देता हूँ थोड़ी यूनिक सा, जो आई थिंक लोग करते हैं, बट हमने करी थी इस बार, कि जीएस 1, 2, 3, 4 में हमने फुल लेंथ नहीं लिखा था। हमने ये ट्राई किया था कि 1 एंड हाफ आवर्स का पेपर बहुत सारा देते हैं। रीज़न बीइंग कि अगर आपने 1 एंड हाफ आवर में पेपर कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया, तो एग्ज़ाम के दिन अगर आप डेढ़ घंटा फर्स्ट 1 आवर, 1 एंड हाफ आवर या 1 आवर मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम का। क्योंकि उस समय आपकी स्पीड सबसे कम होती है। आप अपने पूरे जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक जगह लाने का ट्राई करते हैं, एंड अगर आप उस मोमेंट पे डेढ़ घंटे में पेपर हाफ पेपर कंप्लीट कर दिया, तो मतलब नेक्स्ट हाफ एंड 1 एंड हाफ आवर में आप पेपर कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरा यही टास्क था कि मैं 1 एंड हाफ आवर में पेपर कंप्लीट कर लूँ, मतलब 10 क्वेश्चंस कर लूँ, 5 10 मार्क्स का, 5 15 मार्क्स का। और ये मैंने बार-बार करा, तो ये कहीं न कहीं मसल मेमोरी बन जाती है कि भाई यहाँ 10 क्वेश्चन मैंने कर लिया डेढ़ घंटे में, 10 तो आराम से हो ही जाएँगे। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस से वैसे ही बहुत सारी चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस तो बहुत मैटर करता है इस एग्ज़ाम में। तो आप वही ट्राई करिए कि कैसे आपको कॉन्फिडेंस ला ला सकते हैं। तो हम मेरे को क्योंकि कॉन्फिडेंस कम आ रहा था आंसर राइटिंग में मेरे पेपर कंप्लीशन में, तो मैंने इसलिए ये अलग-अलग टाइप की स्ट्रैटेजी फॉलो करी, जिससे मे बी फ़ायदा हो सकता है मुझे। तो या ये एक चीज़ है। और ऐसे का जैसे मैं बोलूँगा कि इस बार मेरे मार्क्स ठीक है कंपेयर टू, क्योंकि लोगों के बिलो 100 भी बहुत ज़्यादा गए। मेरे मार्क्स इस बार 113 है। तो इसके लिए, और मैं आपको मतलब आप थोड़े सरप्राइज़ भी होंगे, बट मैंने पेपर ज़्यादा ऐसे के नहीं लिखे थे, 1 या 2 ऐसे ही लिखे थे। क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि यार ऐसे जो रहता है वो थोड़ा आपका नेचुरल फ्लो रहता है, और आपको एक बार स्ट्रक्चर समझ लिया आपने, इस तरीके से आप लिखने वाले, तो वो ज़्यादा मैटर करेगा। मतलब आपको एक बार पता है कि इस तरीके से लिखेंगे। ज़्यादा ऐसे लिखने से फ़ायदा नहीं है, कम ऐसे लिख के गया लग लिख के भी अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर पाएँ, तो वो भी ज़्यादा फ़ायदा है, मेरे को लगता है। तो मैं तो यही करता था, क्योंकि हम मेरा अप्रोच हमेशा ये रहा है कि थोड़ा ऐसे में स्पेशली कम लिखो, और थोड़ा अप्रोच को एक तरीके से फिक्स रखो, इसको चेंज मत करो। जैसे मैंने अप्रोच ये रखा था कि भाई बेसिक तरीके से ही जानना है, एक इंट्रोडक्शन अच्छे से देना है, फिर एक पेस्टल देना है, उसमें जितना डायमेंशंस खोल सकता हूँ मैं उसमें चले जाऊँ, तो खुल जाएगा तो उतना अच्छा रहता है। और आई थिंक ऐसे का दिन बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसमें जो 4 ऐसे चूज़ करने के रहते हैं, वो उसमें आप ऐसे चूज़ करिए जिसमें आपको आता ही है, मतलब आपको समझ में आ रहा हो वो चीज़। ऐसा नहीं कि आपने वो चूज़ कर लिया जो सब लोग चूज़ कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है मैं थोड़ा अलग चूज़ कर रहा था, मुझे मार्क्स ज़्यादा दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मैंने इस बार करी थी, कि मुझे वो चीज़ ऐसे अच्छे से समझ में आ रहा था, दोनों ऐसे जो मैंने चूज़ किया था। तो आई थिंक वो मुझे बहुत हेल्प किया, और उसके कारण ही आई थिंक मेरे को ऐसे मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि आई थिंक मैंने अंडरस्टैंडिंग मेरी बहुत अच्छी थी, हो गई होगी, उसमें समझ में आया होगा, तो मैंने लिखा अच्छे से होगा मे बी। तो आई थिंक वो मुझे हेल्प किया कहीं न कहीं। या एंड ये तो ब्रॉडली यही है प्रिपरेशन वाइज़। मैं आपको थोड़ा आगे के लिए बता देता हूँ। अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया? तो रीज़न बीइंग यही कि टॉपर्स मेरे जो आईआईटी के बैकग्राउंड के कुछ टॉपर्स थे, सीनियर्स थे, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी लिया था। थोड़ा वो हैफ़ज़र्डली मैं बोल सकता हूँ उस समय ले लिया था डिसीज़न। थोड़ा टाइम भी दे सकते थे, बट आई थिंक मेबी ये रीज़न था कि भाई एंथ्रोपोलॉजी कवर आई थिंक कंटेंट इसका बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो एंथ्रोपोलॉजी अभी भी लोग इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है।
बहुत ज़्यादा आपके पास गाइडेंस है, क्योंकि टॉपर्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। उस समय भी यही सीन था 2021 तक, तो आई थिंक हमने यही लिया था, हमने इसलिए ले लिया था। तो आई थिंक ये रीज़न है। ऑप्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको यही बता दिया वैसे कि कंटेंट कैसे हमने कवर किया, देन उसके बाद पेपर हमने कैसे लिखे, और करणदीप सर का हमने लिया था, तो वो हमें बहुत फ़ायदा किया। बुक लिस्ट और सोर्सेज ब्रॉडली मैं आपको बता देता हूँ। प्रीलिम्स का तो मैंने बता दिया था, मेंस का भी यही था कि फाउंडेशन कोर्स विजन से किया था। देन थोड़ा जो एक क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम होता है एम के यादव सर का, वो हमने ले लिया था। उससे हमने कंटेंट कहीं ना कहीं, वो स्पेशली 2 और 3 में हेल्प करता है। 1 के लिए हमने शिवन सर का कोर्स ले लिया था, वो हमें काफ़ी हेल्प किया सारथी में। तो ये ब्रॉडली मैंने किया था। एंड या एंड ऑप्शनल के लिए तो यही होता है कि आप पहले खुद आपको पढ़ना पड़ता है, खुद बहुत सारे टॉपर्स का नोट्स कंपाइल करिए, समझिए, और जहाँ-जहाँ आपको, जैसे एम्बर एंड इम्बर एंथ्रोपोलॉजी में बहुत फेमस बुक है, उसका जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाकर यूज़ कर लीजिए, जहाँ-जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो उठाकर आप अपने नोट्स में डालिए। क्योंकि स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी में ऐसा तरीका होता है कि आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अपने नोट्स प्रिपेयर करते हो। तो क्वेश्चन आंसर मतलब जो पीवाईक्यू पूछा गया, तो आप वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जब प्रिपेयर करते हो, तो आप कहीं न कहीं कोलेट ही करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन को, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, तो उस तरीके से करिए, जितना टॉपर से कम नोट्स का कंपाइल करिए, एक जगह लाइए, और उसी को ही आप बार-बार रिवाइज़ करिए। ठीक है। मेन्स आंसर कैसे फ्रेम करना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही है, आई थिंक फ्रेम करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि टॉपर्स की कॉपी उठाइए। क्योंकि फ्रेम, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन क्लियर है, सबको पता है कैसे करना है। लेकिन आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका इंट्रोडक्शन है, वो आप कहाँ से अच्छा करेंगे? अब आपके पास नहीं है, कंटेंट हो सकता है कमी हो, कहीं से आपको उठाना पड़ेगा। तो अब ज़्यादा अच्छा है ना कि आप सीधा टॉपर का कॉपी उठाइए, उसमें से अच्छा इंट्रोडक्शन लग रहा है तो उठाइए। जैसे मैं यही बताया, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में वो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छा देते थे, तो वो उठाइए। फ्रेमवर्क में जो इसमें लिखा है कि फ्रेमवर्क के बारे में, तो फ्रेमवर्क में ये फंडा होता है कि आप क्वेश्चन का जो पूछ क्या रहे हैं, सबसे पहले एड्रेस करिए। उसको आप सीधा सब हेडिंग दीजिए कि ये मैं एड्रेस कर रहा हूँ, कि 4-5 पॉइंट लिखिए। फिर जो भी नेक्स्ट सब हेडिंग है वो डालिए। तो वो करेंगे तो आई थिंक एग्ज़ामिनर के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि भाई ये बंदा ये पूछ रहा है, ये पूछा था हमने, इसका आंसर इसने इंट्रोडक्शन दे दिया, सर बॉडी में ये लिखा है, ये एड्रेस किया, मार्क्स दिए। बहुत सिंपल हो जाता है एग्ज़ामिनर के लिए, और उन्हीं लोग, उनको ही मोस्टली मार्क्स मिलता है। आई थिंक ये फॉर्मेट सब फॉलो करते हैं। बट मैंने भी कुछ दोस्तों का देखा जिसमें वो फॉर्मेट ये फॉलो नहीं करते, वो बहुत बड़े-बड़े पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। तो वो चीज़ नहीं समझ में आएगी, एग्ज़ामिनर बोलेगा कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं मार्क्स नहीं दूँगा। तो आई थिंक वो रिफ्लेक्ट हो जाता है मार्क्स में। तो इम्पोर्टेंट है कि फ्रेमवर्क में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, पॉइंट, जितना अच्छा पॉइंट आप जितना ज़्यादा पॉइंट डालेंगे, उतना आई थिंक ज़्यादा हेल्प करेगा। आई थिंक हाँ, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इस साल हमने अयान जैन सर की कॉपी भी देखी थी। उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनका एक अलग ही मेथड है कि वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखते हैं। तो वो बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट होता है। वो मैं भी ट्राई कर रहा था इस बार अप्लाई करने का। डेफिनिटली वो एग्ज़ैक्टली नहीं होता है, बट आप थोड़ा ट्राई करते हैं तो आपको थोड़ा हेल्प भी करता है वो। तो वो चीज़ मुझे लगा था कि पॉइंट ज़्यादा आप डालेंगे, ज़्यादा मतलब उनका कुछ-कुछ पॉइंट्स रैंडम भी होते, रिडंडेंट भी होते थे, बट वो फिर भी सेम चीज़ वो एड्रेस करते थे, मतलब वो क्वेश्चन से भटकते नहीं थे। तो वो आई थिंक उनके लिए बहुत हेल्प किया। तो मेरे को लगता है ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो यार यही रहता है कि आप प्रैक्टिस, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रीलिम्स के पहले कुछ टेस्ट लिख कर देखिए, सभी का ऐसे का लिख कर देखिए, जीएस 1 2 3 4 लिखिए, ऑप्शन लिखिए, आपको उससे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नई टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो पीवाईक्यू की बुक, पीवाईक्यू उठा लीजिए, उसके क्वेश्चन देखिए। उसके लिए एक बुक आती है, ये एक और एम के यादव सर की है, उसमें टॉपर्स के 2016 से लेकर 2023 तक, 2022 या 2023 तक उन्होंने पूरा टॉपिक वाइज़ सेग्रीगेट करके रखा है, तो वो बहुत अच्छा है, वो सीधा पीवाईक्यू ही होता है। आई थिंक हमें बहुत पहले ये प्रॉब्लम फेस होती थी कि यार अगर पीवाईक्यू लिखना है, हमें पता है पीवाईक्यू के आंसर लिखना है, लेकिन लिखेंगे कहाँ से? हमारे पास एक सैंपल आंसर तो है नहीं, और टॉपर्स का आंसर है नहीं हमारे पास, क्योंकि वो तो पीवाईक्यू, वो तो विज़न का आंसर लिख रहे हैं या कोई कोचिंग का आंसर लिख रहे हैं, तो वो सेम तो नहीं होता था। तो आई थिंक ये सॉल्व हुआ इससे कि हमने सेम ही क्वेश्चन पूछा, टॉपर कैसे लिखेंगे, मैं कैसा लिखाऊँ? और आपका कंटेंट भी कवर हो गया, क्योंकि आपने क्वेश्चन उसमें से, कंटेंट उसमें से भी उठा लिया, आपने अपना रिवीजन भी कर लिया, तो वो आई थिंक फ़ायदा करा। और आंसर राइटिंग वही है, आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस करिए, मतलब प्रीलिम्स मेंस के पीछे तो छोड़ना ही नहीं है, रोज करना है, 5-5 क्वेश्चन। एक दिन ट्राई करिए, कोई एक भी दिन ऐसा ना हो जिसमें आप कोई आंसर्स ना लिखे, मिनिमम 4-5 तो लिखिए रोज। सब, और वो कोई भी सब्जेक्ट, मतलब आप जीएस 1 2 3 4 लिखिए, ऑप्शन लिखिए। आपको वो फ्लेयर रहना चाहिए आंसर का, कि आप वो छूटे ना एटलीस्ट 3 महीने, क्योंकि वो गेम ही पूरा आपका आंसर राइटिंग का है। जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे, कंटेंट कम, आंसर राइटिंग ज़्यादा, रिविजन ज़्यादा, आपका गेम हो जाएगा। आपका 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 निकलेगा अच्छे से, मेंस अच्छे मार्क्स आएँगे ही आएँगे। इंटरव्यू थोड़ा लक बेस्ड हो जाता है। स्पेशली इसके मेरे केस में बहुत ज़्यादा हुआ है, तो आई थिंक वो बहुत मैटर करता है कि आपका ऑप्शनल एकदम फूल प्रूफ होगा, जिससे आप लिस्ट में नाम आपका आना ही आना है, ये श्योर हो जाएगा।
मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने का सिंपल फंडा है कि आप वही सिंपल जीएस के तरीके से जाइए। सबसे पहले सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, टेक्निकल एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, ये क्या-क्या एंगल है, वो अगर आप सोच पा रहे हैं, उस मोमेंट पे सोचिए आप कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। नोट्स बना रहे हो उस तरीके से बनाइए, तो आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा कि इस तरीके से नोट्स बनाना है और आपके आंसर्स भी वैसे लिखेंगे। पॉजिटिव अप्रोच करने का तरीका यही है कि आप वे फॉरवर्ड लिखें। अगर आपको पॉजिटिव अप्रोच दिखाना है, कुछ आपने ऐसा आंसर लिखा है स्टार्टिंग में कि भाई ये मुझे सही नहीं लगता, गवर्नमेंट की स्कीम सही नहीं, वे फॉरवर्ड दिखाइए आप क्या सोचते हैं। आई थिंक वो पॉजिटिव अप्रोच में हेल्प करेगा। कंक्लूजन डालिए, एक पॉजिटिव कंक्लूजन कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कुछ बोला है, तो वो आप डालेंगे तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव अप्रोच है। देखिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो सिंपल फंडा है कि आप प्रीलिम्स मेंस में, तो प्रीलिम्स में ये फंडा होता है कि 90 प्लस जाना ही जाना है। क्वेश्चन आपको आता है ना हो, आप ट्राई करिए, लॉजिकल गेसिंग लगाने का ट्राई करिए, 90 प्लस तो जाइए, क्योंकि आई थिंक पेपर आजकल इतना ज़्यादा गेस बेस्ड हो जाता है। गेस बेस्ड मतलब बोलूँगा कि बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भी आता हो, फिर भी आपको अप्रोच करना पड़ता है और एक्यूरेसी उससे कम हो जाती है। क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन कम आते हैं, तो आप ज़्यादा ही अप्रोच, ज़्यादा जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डेफिनिटली हेल्प करेगा। आंसर आपको पॉजिटिव में ही मार्क्स आएँगे आपके, ये तो श्योर है। अगर आप 10 क्वेश्चन 10 लेट्स से आपने 82 अटेम्प्ट किया और 92 अटेम्प्ट करा, तो आपको हमने 10 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किया, आपको लगेगा कि नेगेटिव जाएगा, नहीं होगा नेगेटिव, आपके 2 या 3 मार्क्स डेफिनिटली बढ़ेंगे, ये तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। कुछ तो सही होंगे और कुछ गलत होंगे, अब आपको पॉजिटिव दे देता है। एंड हाँ, मतलब मेंस में आंसर तो पूरा ही करना चाहिए, मेंस पे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मेंस में आप पूरा आंसर लिखिए, चाहे वो जीएस 1 2 3 4 हो, ऑप्शनल हो, सबका आंसर लिखिए आप। ब्लफ मत करिए, लेकिन जीएस 1 2 3 4 में तो ब्लफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कंटेंट थोड़ा बहुत इधर-उधर से पता रहता है। कुछ बिल्कुल ही नहीं पता तो आप थोड़ा आइडिया लिख देते हैं, लेकिन ऑप्शन में बोलूँगा कि अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आई थिंक उसमें भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, अपन इतना पढ़े रहते हैं, तो उसके हिसाब से आप आइडिया लिख लीजिए। और इंटरव्यू में बोलूँगा कि जो आपको आंसर नहीं आता है, तो वहाँ पे मत करिए, क्योंकि फिर वो आपकी इंटीग्रिटी और आपकी ऑनेस्टी दिखती है कि भाई नहीं आता है मुझे, मैं मानता हूँ कि मुझे नहीं आता। आई थिंक वो एग्ज़ाम सामने वाले इंटरव्यू भी समझ जाएगा कि भाई हाँ, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ-साथ ही करनी चाहिए। वो ज़्यादा अच्छा है, इंटीग्रेटेड अप्रोच ही सबसे अच्छी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंटीग्रेटेड अप्रोच ही रखिए उसमें, कोई डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ी गलती करी थी इसमें, अलग-अलग करने लग गया था स्टार्टिंग में, बट वो ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप फाउंडेशन कोर्स करेंगे, आप मेंस करेंगे तो आप वैसे ही आप मेंस बेस्ड फाउंडेशन कोर्स करेंगे और एंथ्रोपोलॉजी करेंगे तो आप मतलब ऑप्शनल करेंगे तो आप वैसे ही अच्छे से कर चुके होंगे मेंस का प्रिपरेशन। और बाद में सिर्फ प्रीलिम्स में तो आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे फोकस करना होता है। वो चीज़ पे फोकस करिए, उसका मतलब अगर मेंस में ऐसा होगा कि एनालिसिस आपको करनी होगी कोई पंचायती राज की, तो पंचायती राज का आपको सिर्फ आर्टिकल पता होना चाहिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस ये कौन से पार्ट में आता है, ये प्रीलिम्स के लिए काम आता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच ही होना चाहिए। मैंने पहले बता दी, यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मतलब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। तो आई थिंक वो तो खत्म, वो तो आपको करना ही करना है, उसके बिना तो आप प्रीलिम्स भी क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही गेम है, मतलब वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एनालाइज़ कैसे करना है, तो वही है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, आप जो नहीं आता ऑप्शन उसको जाकर विकी करिए, देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। जो ऑप्शंस जिसमें 4 ऑप्शंस दें, 1 ऑप्शन अगर आंसर है, तो 3 ऑप्शन आपको नहीं पता है, पढ़ लीजिए एक बार जाकर देखिए तो सही है। वही तरीका आई थिंक सही है। पीवाईक्यू से क्वेश्चंस और थीम्स रिपीट होती है, डेफिनिटली होती है। इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू पैनल के बारे में मैं आपको बस ये बताऊँगा कि हाँ, मतलब वो आप एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक अ, मुझे लगता है बहुत कॉर्डियल एक्सपीरियंस, मतलब आपका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होगा। मार्क्स आई थिंक वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो कंफर्टेबल फ़ील करवाएँगे। ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ, आप थोड़ा एक्सट्रीम में आंसर कुछ मत करिए। बट अभी आई थिंक मैं उसके लिए इतना वे सही इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स थोड़े इसमें डिप किए, तो मैं मेरा क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, तो आई थिंक मैं उसमें किसी से आपको कमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो आपके आई थिंक दूसरे टॉपर्स उसमें आपको डेफिनिटली हेल्प करेंगे जिनके ज़्यादा। इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकते, पर्सनैलिटी डेवलप्ड रहती है आपकी, आपको बस उसको ब्रश अप करना होता है, तो वो आप मत सोचिए। इंटरव्यू नहीं है, वैसे भी पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो पर्सनैलिटी आपको बस ये है कि आप पॉजिटिव रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव अप्रोच रखिए। वही बोलते हैं कि पॉजिटिव अप्रोच इस तरीके से होता है कि जो भी है मैं आंसर मतलब पॉजिटिवली करूँगा, नेगेटिव हर चीज़ का नेगेटिव साइड मत दिखाइए, पॉजिटिव साइड भी होता है। दोनों साइड दिखाने का ट्राई करिए, जैसे न्यूट्रल दिखता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ऑनेस्ट रहिए, तो उससे भी एक आपकी ऑनेस्ट पर्सनैलिटी दिखती है, तो वो बहुत सही है। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे थे, तो मेरा तो थोड़ा डैफ बेस्ड ही होता है। डैफ आपको पता होना चाहिए, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो डैफ बेस्ड होता है। वो आपको मेरा तो इंटरव्यू डैफ बेस्ड चला, ज़्यादा करंट बेस्ड नहीं था, थोड़ा करंट था, मेजरली डैफ था। तो आपको डैफ इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन करना है, वो उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। प्रिपरेशन में बस यही है कि आप अपना
आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म पता चलेगा, आपको मिलेगा, तो आप उसमें अपना इन्फॉर्मेशन डालेंगे। जैसे मैंने अपनी कॉलेज कहाँ से की है, मैंने आईआईटी बॉम्बे से करी है, तो वहाँ पर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो आईआईटी बॉम्बे के बारे में आपको पता होना चाहिए, आईआईटी के बारे में पता होना चाहिए, आईआईटी के इश्यूज़ क्या आपको पता होना चाहिए, करंट में कुछ चल रहा है आईआईटी में तो ये पता होना चाहिए। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक तो पता ही होना चाहिए, आपने 4 साल ग्रेजुएशन करी है उसमें। मैं ओयो वेडिंग्स करके एक कंपनी में था, उसके बारे में पता होना चाहिए। स्टार्टअप कैसा फंक्शन कर रहे हैं, अभी स्टार्टअप क्या मतलब स्टेटस क्या है स्टार्टअप का, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। देन आप उसके बाद आते हैं आपके खुद की हॉबी आपने भरा, जैसे मैंने क्रिकेट और सिंगिंग भरा था, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट का बेसिक पूछ सकते हैं, कि कुछ भी पूछ सकते हो, तो आपको क्रिकेट प्रिपरेशन होना चाहिए। सिंगिंग में पूछ लेते हैं, सिंगिंग थोड़ा-सा ऐसा होता है कि आपको कभी-कभार गाना ही बोल देंगे। मुझे तो नहीं बोला था बट बोल देते कभी-कभार किसी को, तो वो भी एक चीज़ है, आप वो रहता है। एंड हाँ, आपसे स्कॉलस्टिक अचीवमेंट पूछते हैं, तो उसमें भी आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन डाला है उसका आपको थोड़ा बैकग्राउंड जाकर देखना है कि है क्या? कहाँ से आप बिलॉन्ग, जैसे मैं भिलाई से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पे क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, भिलाई स्टील प्लांट है। फिर वहाँ से आप इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और भिलाई स्टील प्लांट ये सब कहीं न कहीं जुड़ जाता है। तो वो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, आपका इंडस्ट्रीज़ कैसे क्या क्या स्टेटस है इंडिया में, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में कहीं न कहीं आ जाता है। ये तो मेरा है वैसे डेव, पर बताना जो डेव बेस्ड प्रिपरेशन ऐसी होती है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है। मतलब एकदम ब्रांच आउट करते हैं, ब्रांच मतलब आपको देखना है कि भिलाई है, भिलाई क्यों फेमस है, उसमें क्या पूछ सकते हैं, इधर पे क्या है, फिर क्यों फेमस है, उसके बाद जैसे मैंने बताया भिलाई स्टील प्लांट, उसके बारे में आप पढ़िए थोड़ा-सा कि वो कब बना, कैसे बना, कौन था, किसके साथ मतलब कब वो फाउंडेशन था, अभी क्या चल रहा है, कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है स्टील, स्टील पे आप जाएँगे, फिर स्टील पे क्या स्टेटस है इंडिया का, फिर स्टील पे आप देखेंगे तो कोल का आप समझ जाएँगे कहीं न कहीं कोल बेस्ड ही अपने प्लांट्स है अभी, तो उसको अगर आपको बोलेंगे कि इसमें क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ आप इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, क्या किया गया है, इस बजट में स्टील के बारे में क्या, तो इस तरीके से आपको ब्रांच करते जाना है, तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से डेप्थ प्रिपरेशन होती है। एक एक क्वेश्चन से पूछा कि यदि आपको फिर से यूपीएससी करने का मौका मिले, तो आप क्या करना नहीं चाहोगे? तो आई थिंक पहले मैंने गलती ये करी थी कि एक तो जैसे अभी मेरे पास टाइम है प्रीलिम्स का, अगर मैं दूँगा इस टाइम तो 20 दिन है और उसके बाद फिर 3 महीने फिर मेंस के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी है, जो भी सिचुएशन में आप हैं, वहाँ से आपको आगे ही देखना है, पीछे नहीं देखना है। और वो मैंने 2023 में गलत किया था कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया कि पता नहीं कैसे होगा, तो प्रेशर मत लेना। प्रेशर आप जिस सिचुएशन में हो, आप बस वहाँ से पॉजिटिव सोचो, सोचो कि यार इतना दिन है, मैं इतना आंसर्स लिख दूँगा, जैसे भी होगा, पीछे मत देखो क्योंकि उससे गिल्ट होता है तो टाइम वेस्ट होता है। आपने गिल्ट में भी टाइम वेस्ट करा और आपका वैसे भी आपने वैसे ही टाइम वेस्ट कर दिया और गिल्ट में भी टाइम वेस्ट हो गया और आपका दिमाग वैसे भी फिर सही फंक्शन भी नहीं करेगा, आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि ये नहीं करना चाहूँगा अगर मैं अटेम्प्ट देना चाहूँगा। गलतियाँ करी थी तो मैंने बताई थी मैंने क्या-क्या गलती करी थी, बीच-बीच में जो भी चीज़ें थी वो सब बता दिया। यूपीएससी गवर्नमेंट कौन सी वेबसाइट यूज़ कर रहा है? पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मिनिस्ट्री के वेबसाइट में जाइए, मिनिस्ट्री ऐसे हमने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में देखते थे कि भाई उसमें कुछ गवर्नमेंट ने अगर रिन्यूएबल एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूशन मतलब कितना क्रिएट कर दिया है, इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी हो गई है, तो वो सब देखने के लिए। मतलब आपको अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई थिंक गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, पीआईबी है, वो सबसे सही है, तो वो देखना चाहिए आई थिंक। आरएसटीवी बोलते थे, देख सकते हैं पहले, वो चलता था उसमें डिस्कशन अच्छे होते थे, वो आप देख सकते थे। एंड टॉपर्स कॉपी कैसे एनालाइज़ करें, तो यही फंडा होता है, जैसे मैंने बताया था कि टॉपर्स कॉपी आप उठाइए, आप पहले आंसर लिखिए खुद, वही क्वेश्चन को उठाइए, पहले खुद लिखिए। तब आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे लिखता हूँ। फिर टॉपर की कॉपी देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि भाई अच्छा ये इस तरीके से लिख रहा है, अच्छा ये पॉइंट लिख रहा है, अच्छा ये डायमेंशन उसने लिखा है, ये लिखना चाहिए था। तो उस तरीके से एनालिसिस होता है। पहले खुद मेहनत करना पड़ेगा, फिर एनालिसिस होगा। तो टॉपर्स कॉपी आप सीधा उठा के एनालिसिस करने लग जाएँगे तो कुछ मतलब ही नहीं है। आपको खुद पहले लिख के देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। खुद के नोट्स बनाए, दूसरे के नोट्स पढ़े, आई थिंक ये मिक्स कर सकते हैं। खुद के नोट्स आप बनाइए, दूसरे के नोट्स आप पढ़िए और अपने में ऐड कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। न नोट्स पढ़ना चाहिए टेक्स्ट बुक में आप डिटेल में रहता है, अच्छे से समझना है, तो टाइम ज़्यादा है तो पढ़िए टेक्स्ट बुक, टाइम कम है तो नोट्स पढ़िए, उसको समझ लीजिए अगर उसमें इतने समय समझ में आ रहा है, अगर जो समझ में नहीं आ रहा है वो गूगल करके देखिए या टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, तो उस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं।
एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी। पर मैं बोलूंगा दो ही एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, 11th और 12th फिजिकल ज्योग्राफी की। और अगर आपको पढ़ना है तो हिस्ट्री की अच्छी एनसीईआरटी है, तो वो आप पढ़ सकते हो 11th और 12th की, वो भी अच्छी है, हमने वो भी पढ़ के रखी है, तो वो भी अच्छी है। हाँ, यूपीएससी की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स की एक तो इसमें दो क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें और कितना पढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर्स की तैयारी ऐसी होती है कि मतलब आप आजकल तो सबसे पहले अगर कोई इंसान न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहा है तो रेगुलरली पढ़िए, और बाद में लास्ट के 1-2 महीने में कंपाइलेशंस आ जाती है बहुत सारी, तो कंपाइलेशन से कवर हो जाता है ना? तो और बहुत सारे आजकल वीडियोज़ आ जाते हैं, तो उसका तो मुझे नहीं लगता करंट अफेयर्स का आजकल इश्यू है। मेजरली इंपॉर्टेंट है कि आपको करंट अफेयर्स को इंपॉर्टेंस देनी कितनी है, कोई भी एग्ज़ाम। प्रीलिम्स में मैं बोलूँगा स्टैटिक पे इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। आप करंट तो आप पढ़ ही रहे हैं, वो करंट आप वैसे भी एग्ज़ाम के दिन अलग पूछेगा। जो बेसिक करंट आपको पता ही होना चाहिए कि भाई मेजरली इस बार इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन-सा ऐड हुआ है, कौन-सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड हुआ है, ये बहुत बेसिक है। लेकिन जो बहुत डिटेल में जा जाकर आपको करने की ज़रूरत नहीं। ब्रॉडली आपको मैगज़ीन में भी आपको इंडेक्स से ही समझ में आएगा कि ये इस बार नया चीज़ है। ऊपर-ऊपर से देख लीजिए क्या पूछा है, क्या इस बार नया क्या आया है, वो पढ़ लो ऊपर से, बस इतना पढ़ने की ज़रूरत है। बट एट द एंड उसको स्टैटिक से रिलेट करना है कि अच्छा ये टॉपिक पूछा है, अगर डिलिमिटेशन कमीशन जैसे पिछले बार जो भी न्यूज़ में, तो उसमें देखिए कि स्टैटिक में क्या है, कितने बार, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन गया कि 4 बार डिलिमिटेशन कितने बार बनी है डिलिमिटेशन कमीशन, 4 बार बनी है। तो उसका वो स्टैटिक में जाकर पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में। तो यही इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है करंट सेटअप और स्टैटिक पे जाकर शिफ्ट करके अच्छे से रिवीजन करने की ज़रूरत है। और हाँ, न्यूज़पेपर को फ़ॉलो करना इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आप, जैसे मैं पहले करता था, फिर धीरे-धीरे बीच बहुत बहुत इर्रेगुलर है मेरा न्यूज़पेपर का, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने न्यूज़पेपर रेगुलरली ही पढ़ा है। मेरे लिए न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट था क्योंकि उस समय मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा था, स्टार्टिंग के 1 साल में। फिर उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट, मतलब मैं छोड़ दिया क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास और भी सब्जेक्ट्स रहते, उसको पढ़ना होता था, तो और बाद में कंपाइलेशंस आती है, ये सब आती है। आपको न्यूज़पेपर ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, आपको जो प्रीलिम्स में ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अब अगर आपने रेगुलरली पढ़ा है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि न्यूज़ में साल भर चला क्या है, तो वो आपको काम कर जाएगा। प्रीलिम्स बहुत स्पेसिफिक होता है, तो वो आप वैसे कंपाइलेशन से कर लेते हैं। मेंस में आपको डेफिनिटली हेल्प कर सकता है न्यूज़पेपर, क्योंकि उससे आपको एग्जांपल्स मिल जाते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप न्यूज़पेपर कुछ कुछ भी एग्जांपल आपको मिल रहा है कि अच्छा, मतलब कोई स्टेट है जिसने कुछ अलग सा इनिशिएटिव निकाला है फॉर एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो वो आप डाल सकते हैं सीधा एग्जांपल, एग्रीकल्चर में आपको यूज़ हो जाएगा। तो ऐसा टाइप का एग्जांपल, सिर्फ जो हेडलाइंस रहती है उतना भी काफ़ी रहता है। आपको एक ब्रॉडली न्यूज़ समझ में आती रहती है कि अच्छा यूएस का क्या चल रहा है, यूएस क्या कर रहा है अभी, यूएस का नया एक्शन क्या है, वो आपको पता चलता रहता है। तो वो आप आंसर में लिखने में आपको हेल्प हो जाएगी आपकी न्यूज़पेपर की। कौन-सी मैगज़ीन फॉलो करना चाहिए यूपीएससी में, तो आप कोई भी मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। कंपाइलेशंस की ज़रूरत है, मैंने रिवीजन किया था, पर आई थिंक बहुत सारी आजकल आती है। कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, तो मैं बोलूँगा कोचिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको बेसिक एक बार करना है, तो इन 2 तरीके के लोग होते हैं। अगर उनको चाहिए कि भाई मैं, मतलब डिपेंड किया, अगर आपके पास सफिशिएंट आपके पास फाइनेंस है, तो आप कोचिंग लीजिए, आपको डेफिनिटली हेल्प करेगा। और फाइनेंस नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कोचिंग के बिना होगा नहीं, क्योंकि कोचिंग के बिना आराम से हो जाता है, क्योंकि आपको फिर सेल्फ एफर्ट डालना पड़ेगा, हो जाता है वो, क्योंकि रॉकेट साइंस कुछ है नहीं इसमें। आपको पीवाईक्यूज़ देखना है, आपको पढ़ना है, आप बुक उठाइए, बुक से पढ़िए, आपको समझ में जाएगा, क्योंकि एट द एंड कोचिंग वाले भी यही पढ़ाते हैं। तो डेफिनिटली हेल्प करता है आपको, बट ऐसा नहीं कि वो नेसेसिटी है, उसके बिना कुछ होगा नहीं। डेली कितने घंटे पढ़ाई करें, ये वाली चीज़ तो ऐसा होता है कि बहुत वो डिपेंड करता है आप किस टाइम पे, जैसे अभी प्रीलिम्स के पहले तो आपकी पढ़ाई की, आप 10 घंटे 12 घंटे तक आप आराम से स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब इधर-उधर कुछ फोकस ही नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। 10 घंटे आप आराम से दे सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस में भी यही कंटिन्यू करना है, स्ट्रिक्ट कंटिन्यू 10-12 घंटे जितना। प्रीलिम्स अगर आपको 2-3 महीने हैं पहले, तो आप 7-7, 7-7, 6-7, 8 घंटे दीजिए बस। क्योंकि उस समय अगर आप 10 घंटे देंगे तो बर्नआउट हो जाएँगे। तो मैटर करता है कि आप पहले थोड़ा-थोड़ा करिए। आप 7-8 घंटे ही बहुत होता है पढ़ाई, क्योंकि अगर मैं टाइम जब मेज़र करना स्टार्ट किया था कि मैं एक दिन में पढ़ाई कितनी करता हूँ, जिस दिन मैं 8 घंटे पढ़ता तो भी मुझे लगता है बहुत पढ़ाई करी है। और वो तब जब एक थोड़ा-सा चिल पीरियड चलता है, स्पेशली ये पीरियड होता है आपका प्रीलिम्स के बाद और दिसंबर तक, दिसंबर जनवरी, क्योंकि दिसंबर जनवरी के फिर लोग बच्चे प्रीलिम्स में लग जाते हैं। जो जून जुलाई से लेकर आपका जो दिसंबर तक टाइम रहता है, थोड़ा चिल पीरियड होता है, इसमें बच्चे पढ़ाई बहुत कम करते हैं। उस समय अगर आप 6-7, 7-8 घंटे, 6-7 घंटे ही पढ़ते रहेंगे रेगुलरली, तो मोर देन इनफ। टाइम टेबल कैसे बनाया? टाइम टेबल बहुत बार बनाया, बहुत बार फॉलो नहीं हुआ, तो टाइम टेबल थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए कि आज मैं ये कवर करने वाला हूँ।
ये करने वाली हूँ, इतना ही और एग्जैक्ट नहीं कि अब मैं उठूंगी फिर मैं ये करूंगी फिर मैं यहाँ जाऊंगी फिर मैं ये करूंगी फिर एग्जैक्ट जिसको अगर वो कोई फॉलो कर सकता है तो वो वेल एंड गुड, बट मेरा नहीं होता, तो मैं ब्रॉड बनाता था कि आज एक दिन में मुझे ये कवर करना है, वो मैं कभी भी करूंगा, वो मेरे पास जितना जब टाइम रहेगा, हो सकता है मैं सुबह किसी और चीज कर रहा हूँ तो रात को कर लूंगा, तो दिन में अगर मैं सो गया तो रात को कर लूंगा, तो उससे आपको प्रेशर नहीं होगा अपने ऊपर, आपको पता होगा दिन भर में जितना काम करना है मैं कर लूंगा, तो ये I think so. सोशल मीडिया का यूज यूपीएससी के लिए आई थिंक मिक्स है, मतलब सोशल मीडिया ऐसा रहता है कि मैं सोशल मीडिया बहुत सारे सोशल मीडिया, सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है, सिर्फ फेसबुक नहीं है, यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया है, या टेलीग्राम भी है, तो आप अब सबके अपने अपने वो होते हैं, कोरा भी है, तो आप कौन कहाँ ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वीक पॉइंट है, किसी का इंस्टाग्राम होता है, मेरा यूट्यूब था, किसी का टेलीग्राम भी होता है, मेरा टेलीग्राम भी बाद में हो गया था, तो आई थिंक उसमें आपको टाइम वेस्ट कम करना है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं यार अब मैं फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उसको बंद करना है और पढ़ने पे फोकस करना है। और जब आप पढ़ रहे हो तब तो डेफिनेटली आपका फ़ोन साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि तभी पढ़ाई होती है, नहीं तो फिर बार-बार नोटिफ़िकेशन आएंगे तो नोटिफ़िकेशन हटाइए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आई थिंक, जिसको जैसे सूट करता है, ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो आई थिंक जो अगर बच्चा घर से प्रिपरेशन कर रहा है तो वो तो आराम से कर सकता है, कोई डाउट ही नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं इसलिए आया था क्योंकि हम 2 लोग थे प्रिपरेशन कर रहे थे साथ से, और डेफिनिटली हम लोग को यही फ़ायदा हुआ कि हम दोनों साथ में प्रिपरेशन कर रहे, हम यहाँ पे हमारे पास वो एनवायरनमेंट था, हमारे और भी दोस्त प्रिपरेशन कर रहे थे, तो और इसी के कारण ही आई थिंक हम दोनों की रैंक आ पाई, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने सानिया से भी इस साल भी रैंक आई 210 और पिछले साल भी 171 आई थी। तो आई थिंक रीज़न बीइंग क्योंकि हम लोग यहाँ पर आकर प्रिपरेशन करें। लोग ऑनलाइन भी प्रिपरेशन करते हैं और अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैप्स समझ नहीं आते क्या करें? मैप्स तो यार मैप्स तो बार-बार देखना ही एक तरीका होता है। समझ नहीं आना तो मुझे लगता है कि आपको बार-बार देखेंगे तो आपके दिमाग में आई थिंक बैठने लगता है। बार-बार, बार-बार, बार-बार देखने से। और याद ऐसे कुछ नहीं होता, निमोनिक्स बनाते हैं लोग, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चंस आजकल आते हैं उसमें मैप्स आपको, अगर ब्रेन में वो इमेजिनेशन है हल्का-फुल्का भी, तो आपको उससे हेल्प हो जाती है। मैप्स का ये अच्छा तरीका होता है कि आप जैसे स्टेट याद कर, स्टेट में ये देखिए कि आस-पास बॉर्डर क्या है, तो उसको इमेजिन करिए, ये छत्तीसगढ़ ऐसे है, मेरा स्टेट छत्तीसगढ़ है, तो आस-पास क्या है, ऊपर यूपी है। यूपी का एक छोटा-सा पार्ट आता है ऊपर से जो दिख रहा है, तो वो आपको इमेजिनेशन होना चाहिए कि अच्छा यूपी का एक छोटा-सा पार्ट है जो आ रहा है, वो टच कर रहा है। वो उसके कारण कहीं न कहीं एमपी और इधर पे बिहार और उधर एक-दूसरे से टच नहीं कर पा रहे। तो ये आपको इमेजिनेशन होना चाहिए कि भाई ये हो कैसे रहा है। तो वो इमेजिन, और छोटी-छोटी जहाँ-जहाँ यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा ना जो ईज़ी होंगे। वो यहाँ पूछेगा जो थोड़ा ट्रिकी होगा, तो वो ट्रिकी वाली जगह देख लीजिए मैप में। वो कहीं पे का भी मैप देख रहे हैं, अगर आप अफ्रीका का मैप देख रहे हैं, तो अफ्रीका मैप में रिफ्ट वैली कहाँ पर है? ये रिफ्ट के इस साइड में क्या है? रिफ्ट के उस साइड में क्या है? कहाँ पर कॉन्गो के इस साइड में, कॉन्गो न्यूज़ में रहता है बहुत ज़्यादा डीआरसी, तो वो कॉन्गो रिवर कहाँ से जा रही है? कहाँ ड्रेन हो रही है? दूसरी रिवर्स कहाँ पर है? आपका अमेज़न रिवर कहाँ से आ रही है? नाइल रिवर कहाँ से स्टार्ट हो रही है? उसके कौन से और ट्रिब्यूटरीज़ हैं? तो ये सब आई थिंक हेल्प करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये मेजर क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन और इसमें है, वो मैं एक बार बता देता हूँ। एक तो ये है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, और एक है कि रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक्टिव रिकॉलिंग, जो शिवन सर भी बोलते हैं कि मेजरली आप मैं यही करता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है, वो सोच लिए कि अच्छा मेरे को याद है कि नहीं है। पर अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो आप क्वेश्चन उठा लो उसका और क्वेश्चन लगा के देखो, तो क्वेश्चन आपको समझ में आता है अपने आप ही। अगर आप वापस दिमाग में नहीं सोच पा रहे तो क्वेश्चन ही देख लो ना, वैसे टाइप के क्वेश्चन लगा के देखो। अच्छा अगर ये नहीं आता है तो भाई समझ में आ गया कि नहीं आता, अगर आता है तो आता है, वैसे सिंपल सा है। तो उसमें सोचना ही है, रिवीजन इस तरीके से ही सबसे मेथड इफेक्टिव यही होता है। और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, तो वही है यार कि जैसे मैंने बताया कि फ़ोन एक मेजर डिस्ट्रैक्शन होता है। आप अगर कोई भी चीज़ कर, अगर आप कुछ घर में कुछ इश्यू चल रहा है, वो भी कहीं न कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट ही करता है। तो इम्पोर्टेंट है कि या तो आप घर वाली चीज़ को सॉल्व करो, और अगर नहीं हो पा रही है तो उसको थोड़े टाइम के लिए साइड करो, पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर वापस जाओ। पर वो ये कि उस टाइम पे जो भी चीज़ है उसमें साइलेंट, फ़ोन साइलेंट करके अपने रूम पे आराम से शांति से पढ़ो, ये इम्पोर्टेंट है। मेरी तरफ से कुछ टिप्स मैं ये लास्ट में यही दूँगा कि आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा, खुद सबकी जर्नी बहुत अलग है, और सबके अपने स्ट्रेंथ्स और अपने 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 वीकनेसेस हैं। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सबके बहुत अलग होते हैं। मेरे प्रीलिम्स स्ट्रेंथ है कहीं न कहीं, बट मेंस मेरी वीकनेस रही है हमेशा से, और उसमें भी क्या स्पेसिफिक वीकनेस है वो आपको पता चल जाता है धीरे-धीरे करके। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन ये देखना कि यार इसका ये निकल रहा है, इसका वो निकल रहा है, क्योंकि सब अपनी जर्नी सबकी अलग है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे अच्छे से काम कर गए तो आप डेफिनिटली निकाल लोगे, बी इट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो ये है मेजरली। अब मेरे पास जो कमेंट थे, एक बार मैं उस पे जो भी पूछा गया क्वेश्चंस उस पे चैट पे, वो एक बार मैं देख लेता हूँ।
जैसे ये बार-बार पूछ रहे हैं कि व्हिच स्ट्रीम इज़ बेस्ट फॉर यूपीएससी आफ्टर क्लास 10? तो यार ये तो ऐसा है कि यार मेरा तो इंजीनियरिंग था। लोग आर्ट्स लेते हैं कि क्योंकि वो सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं ह्यूमैनिटीज़ में। पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होकर भी अगर आप, क्योंकि ऑप्शनल आपका इंजीनियरिंग भी होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, ये सब होता है। तो आई थिंक दोनों ही सही है। बट अगर आपको आर्ट्स लेना है और आर्ट्स से अगर आपको सिर्फ़ उसी फील्ड में रहना है ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड में, तो आपको वो चीज़ मे बी हेल्प कर जाए। पर मैं श्योर नहीं, मतलब आई थिंक दोनों ही मेरे लिए सही है, इम्पोर्टेंट। मेरे को लगता है दोनों से आप कर सकते हैं आराम से। स्टैटिक्स में कौन से सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए? तो स्टैटिक में अगर आप प्रीलिम्स देख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यहीं से सब हो जाता है आपका, यहीं पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और हिस्ट्री मतलब सिर्फ मॉडर्न नहीं, एंशिएंट, मिडिएवल, आर्ट एंड कल्चर, तो वो बहुत बड़ा होता है चंक। और उसके बाद जो बचते हैं वो आपके बचते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, आपका गवर्नमेंट स्कीम्स आता है, आपके कुछ फिर वो भी आता है इसमें, साइंस एंड टेक आता है। साइंस एंड टेक आजकल स्टैटिक की तरह बोल सकते हैं। स्टैटिक अगर आप समझ रहे हैं, जैसे वो शिवन सर का जो कोर्स है एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक का, वो आप करेंगे तो कहीं न कहीं वो स्टैटिक के थ्रू ही आप कवर करेंगे। मतलब वो स्टैटिक सब पहले आपको समझाएँगे बेसिक, फिर उसका करंट भी उसके ऊपर बिल्ड करेंगे, तो आई थिंक वो हेल्प कर जाता है। तो पर मेजरली अगर मैं सबसे फिर भी इम्पोर्टेंट बोलूँगा तो पॉलिटी इकोनॉमी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी इकोनॉमी का पेपर स्टार्ट भी आप पॉलिटी इकोनॉमी से करिए, ज़्यादा पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी से। ये 3 ऐसे होते हैं जो आप, अच्छा आपका स्ट्रेंथ होता है तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि सेट ए-बी-सी-डी में कुछ भी कैसे भी क्वेश्चंस बनते हैं और वो उसके चक्कर में बहुत प्रॉब्लम होती है। हो सकता है स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे, मैं देखता ही नहीं हूँ कभी वो क्वेश्चन क्या है। मैं सीधा जाता हूँ पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, जो आता है वहाँ से स्टार्ट करूँगा। क्योंकि भाई क्वेश्चन तो रैंडम ही बीच में कहीं न 100 क्वेश्चन है तो वैसे ही, बस अरेंज इधर-उधर हुए हैं। तो आपको बस ढूँढना है इसी क्वेश्चंस। कितनी ईयर्स में पीवाईक्यू में कमांड होनी चाहिए? जितना आप पीछे जा सकते हो, मिनिमम 20 ईयर्स मैं तो बोलूँगा। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करी है? तो मैंने आई थिंक वही बताया कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने सबसे ज़्यादा करी है। उससे पहले मैंने कम ही करा है। पर प्रीलिम्स और मेंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, और अगर आपके पास टाइम है तो प्रीलिम्स के पहले आप, मैं बताया भी था कि ऑप्शनल का आप आंसर राइटिंग करिए। आप जीएस 1, 2, 3, 4 कर लीजिए और उसमें पीवाईक्यू लिखिए। और पीवाईक्यू में मैंने बताया था कि इनके अंदर सर की एक पीवाईक्यू बेस्ड बुकलेट है, मतलब जिसमें टॉपर्स ने ही क्वेश्चन पीवाई मतलब जो क्वेश्चन है उसका आंसर किया हुआ है। तो वो आप अपना आंसर लिखिए, फिर उनसे चेक करिए, मैच करिए कि कैसे बैठ रहा है। तो एनालिसिस उस तरीके से कर सकते हैं। ऊपर से मैं एक बार देखते रहता हूँ क्या-क्या इसमें है। व्हाई यूपीएससी सर? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आई थिंक, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यूपीएससी करना क्यों रहता है। तो मेरे ख्याल से मेरा रीज़न तो बहुत ज़्यादा ये था कि जब मैं जॉब कर रहा था, उससे पहले भी था, बट जॉब में बहुत मोनोटनी हो गई थी मुझे, कि बहुत बहुत ऐसा लग रहा था सेम ही काम कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं सीख रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैंने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया। एंड उससे बहुत ज़्यादा ही आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि यार ये है चीज़ जो उसमें मुझे मज़ा आ रहा है। एट द सेम टाइम ये तो रहता है आपको कि आपको आगे जाकर कुछ ऐसे इफेक्टिव काम करना है, कुछ ऐसे डायनामिक काम करना है जो आपकी सही में सोसाइटी के लिए आप मीनिंगफुल हो, आपको सोशल प्रेस्टीज उससे मिलता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब यूपीएससी का। तो आई थिंक यही रीज़न होता है और सभी बच्चे क्यों कर रहे हैं। और मैं तो, मेरा रीज़न भी यही था कहीं न कहीं। सीसेट की स्ट्रैटेजी मैंने बता दी थी, ऑन ये भी बता दिया था। बेस्ट मेमोरी ऑफ एंटायर प्रिपरेशन जर्नी इज़, यही है कि हम लोग ने, क्योंकि हम 2 लोग ने साथ में प्रिपरेशन किया, तो आई थिंक जर्नी बहुत अच्छी रही है। हमने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं, तो वो हम दोनों ने एक-दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। आई थिंक वो तो, उसके बिना तो मैं ये, अच्छा ये चीज़ मैंने आई थिंक एड्रेस नहीं करी, बट मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मेंटल हेल्थ आपकी सही तभी रहेगी जब आपका, आपके दोस्त, आपका पार्टनर जो भी है वो आपको मतलब बीट पेरेंट्स, मतलब आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिलाए, और आपको ये नहीं फ़ील होना चाहिए उसके बाद कि यार मतलब नहीं हो पाएगा। वो वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए अंदर से कि भाई वो उसके साथ रह के, या कि भाई हाँ भाई, हो जाएगा, मतलब 2 लोग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, हो जाने वाला है। इतना कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है। आई थिंक बेस्ट मेमोरी तो मेरी यही है कि जो प्रिपरेशन की जर्नी रही है, जो हम लोग प्रीलिम्स के पहले हम लोग शाम को, अगर जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया, बहुत ज़्यादा वो हो गया, तो शाम को चलो चाय पीने चलते हैं। वहीं पे थोड़ा इधर-उधर घूम लिया, पार्क में घूम रहे हैं। तो वो जर्नी, आई थिंक जर्नी का तो मेमोरी यही होता है। रिज़ल्ट तो बस एक, आपने पीडीएफ देखा था, आई थिंक उस दिन मैं उतना खुश नहीं होऊँगा जितना मैं आई थिंक बीच-बीच में, आपको बीच-बीच में हाइज़ और लोज़ आते हैं। तो वो बीच-बीच में जो खुशी मिलती है, वो उसके चक्कर में आप सस्टेन कर पाते हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
इकोनॉमिक के लिए मैंने तो मृणाल सर ही किया था, और उसके बाद फिर मेंस के लिए मैंने क्यूईपी जो बताया जैसे मैंने आपको वो करा था, किया था सर का। और अभी जीएस3 जो है आपका शिविन सर का। तो ये 3 चीज़ प्रीलिम्स के लिए मृणाल सर आप कर सकते हो, एंड अगर आपको मेंस अच्छे से करना है तो फिर शिविन सर का बहुत अच्छा कोर्स रहता है, तो जीएस3 का वो आई थिंक मेरे लिए सही रहेगा, आप किसी को भी करना। मोटिवेटेड कैसे रहे सर? तो यही है, मोटिवेटेड का सिंपल फंडा यही है कि भाई जब रहता है कि अभी जॉब छोड़ दी है और अभी करना ही करना है, क्योंकि आप आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी हाई पेइंग जॉब छोड़कर आप यहाँ आते हैं। तो और सबकी एक्सपेक्टेशन भी कहीं न कहीं रहती है, खुद की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है खुद से कि भाई खुद कुछ तो मचाना है। तो आई थिंक उसका वो मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है कि भाई ये अच्छा नहीं हुआ यार, ये तो अच्छे से करना है, अगली बार वापस कर लेंगे। तो आई थिंक ये मोटिवेशन था मेरे अंदर। टॉपर की नोट्स कॉपी नहीं करना है, टॉपर की नोट्स में से चीज़ें उठानी है, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे के लिए कंटेंट ज़्यादा अच्छा है कि आप मतलब मैंने तो कोई मैं आपको फ्री बताता हूँ, स्मृति शाह मैम है, विज़न में पढ़ाती हैं आई थिंक वो। उनका एक अप्रोच है, उन्होंने आई थिंक 2-3 घंटे की क्लास ली है, तो आप सबसे पहले वो अप्रोच देखिए कैसे है। और मुदित जैन सर का भी देख सकते हैं वो सारथी में, तो वो भी अप्रोच बताते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। तो कंटेंट तो आपका जीएस का ही है ऐसे में कंटेंट, आपको नया कंटेंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्पल्स आप देख सकते हो, एग्जांपल्स थोड़ा-सा ऐड कर सकते हो, वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएगा। अप्रोच मैटर करती है ऐसे में बहुत ज़्यादा। तो कंटेंट के लिए मैं बोलूँगा आप न्यूज़पेपर से आप कुछ एग्जांपल लीजिए, आप टॉपर्स के भी कुछ आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको 2-3 एग्जांपल उसी से पता चल जाता है। तो एग्जांपल तो आपके पास ढेरों मिल जाएँगे, और आपको ऐसे ही आप जीएस जितना पढ़ते हो आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा एनरिच हो जाता है। आपको मैटर करता है कि उस कंटेंट को कैसे अप्रोच किस फ्लो में लाना है मुझे, तो वो मैटर करता है। आजकल सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में नंबर क्यों नहीं आ रहे? नंबर तो आ रहे हैं यार, मतलब नंबर आ रहे हैं, इस बार भी सोशियो में बहुत सारे बच्चे हुए, एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारे बच्चे हुए। हाँ, मतलब वो चेंज हो रहा है डेफिनिटली, अब इस बार 300 के प्लस बहुत कम बच्चे गए, बट 300 तक भी मतलब अगर आप आ रहे हैं तो मेरे को लगता है ऐसा सब्जेक्ट है, आप ऐसे इस मत ऐसा नहीं सोचना होता है, बायस नहीं आना कि आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो जैसे अभी तो है, फिर मैं बोलूँगा सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी अभी भी अगले साल ही मेरे को लगता है मार्क्स तो आएँगे। जैसे आप आई थिंक फिलॉसफी वन ऑफ द ऑप्शन है जिसमें बोलते हैं हमेशा कि भाई कम आता है। मुझे भी आइडिया नहीं, लेकिन उसमें भी बहुत कम लोग होते हैं, तो मुझे लगता है वैसा भी सिचुएशन एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी का तो नहीं हुआ है। कौन सी मिस्टेक्स करी थी, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। प्रीलिम्स में वापस दूँगा, पढ़ाई तो अभी अच्छे से हुई नहीं है, बट हाँ, पर बैच कॉलेज 2015 2019 बैच है कॉलेज आईआईटी बॉम्बे। एंथ्रोपोलॉजी के लिए करणदीप सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आप उसका उनका फाउंडेशन का कोर्स कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। टेस्ट सीरीज लीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। कंफ्यूज विद एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी, मैं तो एंथ्रोपोलॉजी बोलूँगा क्योंकि आई थिंक उसका मटेरियल पता है। जैसे ऊपर भी यही करणदीप सर हैं जैसे, तो करणदीप सर का आप वो उनका कंटेंट उठाइए मस्त, उनका टेस्ट सीरीज लीजिए। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। डेफिनिटली वो थोड़ा इधर ऊपर-नीचे आप टॉपर्स के भी आंसर्स देखेंगे। मैं तो बोलूँगा एंथ्रोपोलॉजी आई थिंक ज़्यादा सही है। मेडिकल स्टूडेंट होकर तो आपको फ़ायदा ही करेगा, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी बहुत हेल्प करता है मेडिकल स्टूडेंट्स को, वो स्पेशली बायोलॉजिकल पार्ट। फाउंडेशन मैंने वैद सर से लिया था, बट आई थिंक वो इतना मुझे हेल्पफुल नहीं था। मतलब आई थिंक बहुत ही कम कॉन्सेप्ट समझ पाया था, और वो आ भी नहीं रहा था सामने से, डिलीवरी सही नहीं थी उतनी। तो आई थिंक वो मेरे लिए बिल्कुल ही ब्लंडर रहा मेरे लिए, आई थिंक वो चीज़, और वो गड़बड़ हो गया वहाँ। उसके चक्कर में मेरे मार्क्स पहले शो नहीं कर पाए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई। रैंक कम कैसे आई? तो ये अब यहाँ पे मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे इंटरव्यू में मार्क्स 135 है बस, जो कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बहुत कम है, एंड आई वाज़ एक्सपेक्टिंग अराउंड 170, 180, 170, 180 आराम से, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, डाइव बेस्ड था। रीज़न आई डोंट नो क्या हुआ है, वो क्योंकि इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस ब्लैक बॉक्स होता है, कहीं न कहीं आपको एग्ज़ैक्टली नहीं पता होता क्या क्या व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, तो कांट कमेंट ऑन दैट राइट नाउ। बस ये बोल सकता हूँ कि हाँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं मेंस ज़्यादा अच्छे मार्क्स लिया हूँ, ताकि मैं प्रूफ मतलब इंटरव्यू फाइनल जो रिजल्ट हो वो इंटरव्यू प्रूफ रहे, इंटरव्यू में जो भी हो तो मेंस मुझे बचा ले। एमके तो सर की क्वालिटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अच्छा है, आप ले सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली है, तो वो है, बट हाँ, अच्छा है।
टॉपिक वाइज़ नोट्स आपका सिलेबस में यही रहता है कि आप कोई भी टॉपिक उठाइए, आप अगर उस जो भी सिलेबस का एक पॉइंट उठाइए, उस पॉइंट का आप सीधा, हम तो यही करते थे, सीधा उस टॉपिक को सर्च कर लिया, यूपीएससी आगे लिख दिया। आपको दृष्टि बहुत सारे कोचिंग्स का सबका लिखा रहता है, उसमें दिया रहता है कि ये चीज़ें रहती हैं, तो वो आपको इनफैक्ट विज़न की बुकलेट भी आती थी उसमें कि टॉपिक वाइज़ उन्होंने ऐसे दिया हुआ है कि ये टॉपिक का पूरा कंटेंट इन्होंने लिखा हुआ है। तो वो आप उसी से कवर कर सकते हैं। तो टॉपिक वाइज़ नोट्स आपको उससे हो जाएगा, मतलब आप एक बार टॉपिक तो आपको ढूँढ सर्च करना है, सिर्फ़ आगे यूपीएससी लिखना है। बहुत सारे कंटेंट आपको आ जाता है। गूगल आजकल चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी का तो मैंने मेंशन नहीं किया। चैट जीपीटी तो बहुत ही अच्छा है, उसमें आप ये सब चीज़ें तो बहुत आसानी से हेल्प कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, जो भी कंटेंट में कमी लग रही है, बीट ऑप्शनल, बीट जीएस, वो सब कवर करवा देगा बहुत अच्छे से। तो कंटेंट वाइज़ तो मुझे नहीं लगता, बस टॉपिक आप लिखिए और टॉपिक का कंटेंट जो-जो हाँ, कंटेंट के साथ पीवाईक्यूज़ उठाइए। कंटेंट मतलब सॉरी टॉपिक के साथ पीवाईक्यूज़ उठाइए, आपको समझ में आएगा कौन-सा कंटेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका पहले नोट्स बना लेते हैं। फिर जो क्वेश्चन जिस पे नहीं आया तो फिर ठीक है, मतलब वो नहीं भी होंगे तो क्या कर सकते हैं। ब्रॉडली आप कवर कर लेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो उसको हाइलाइट कर लेंगे कि भाई ये तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक सबके मैंने आंसर्स कर दिए हैं यहाँ पर, जो भी क्वेरीज़ थी। और तो मैं यही बोलूँगा कि आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा पहले तो कि आई थिंक मेरा पहला लाइव इंटरेक्शन है और ये बहुत ही अच्छा था मेरे लिए भी। और आगे भी अगर किसी कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो आगे भी अपन लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, जभी भी जिसको भी रिक्वायरमेंट है। एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, सीएसई एंड लाइफ अनफिल्टर्ड विद सानिया एंड शशांक। उसमें आप देख सकते हो, उसमें हमने डाला हुआ है क्या जो भी हमको, जो भी हमारे नोट्स है, जो भी हमने अप्रोच फॉलो करी है, तो आपको अगर जिसको भी फॉलो करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। और अगर अगर आगे कभी ज़रूरत पड़ी तो हम वापस लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं।